एक लड़की अपनी पहली फिल्म डेट पर जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। शुरुआत में वो उसका जमकर विरोध करती है, लेकिन जब उसकी सहेली कहती है कि सही समय का इंतजार करना बेकार है, तो क्रिस्पी फ्लावर तुरंत उस आदमी को सबक सिखाने की ठान लेती है। वो लॉन्गपा से कहती है कि वो टॉयलेट के बाहर उसका इंतजार करे। इसके बाद क्रिस्पी फ्लावर उस आदमी को थिएटर से बाहर निकालकर एक जर्जर सीढ़ी से नीचे ले जाती है और एक छोटे से कमरे में पहुंचा देती है। जैसे ही क्रिस्पी फ्लावर दरवाजा बंद करती है, वो आदमी अपनी टोपी उतार देता है। तभी क्रिस्पी फ्लावर शर्माने का नाटक करते हुए उससे कहती है कि ऊपर छत की तरफ देखो। जैसे ही वो ऊपर देखता है और अपनी आंखें बंद करता है, क्रिस्पी फ्लावर मौका पाकर उसके कपड़े पकड़ती है और कमरे से बाहर भाग जाती है। फिर वो बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। वो आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही क्रिस्पी फ्लावर वहां से निकल चुकी थी। वो दूसरे रास्ते से वापस थिएटर पहुंचती है और बाहर की तरफ भाग जाती है, लेकिन बदकिस्मती से सिक्योरिटी गार्ड ने उस आदमी की चीखें सुन ली थी। कुछ पल सोचने के बाद उसे पूरा मामला समझ में आ जाता है और वो क्रिस्पी फ्लावर का पीछा करने लगती है। क्रिस्पी फ्लावर भी कम चालाक नहीं थी। वो लगातार गार्ड से बचती हुई भागती है और अचानक साबुन वाले पानी की बाल्टी उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है। गार्ड गिर जाती है और क्रिस्पी फ्लावर अपनी सहेली चांगपा को बुलाकर वहां से भाग निकलती है। दोनों दौड़ते दौड़ते गांव के बाहर एक छोटी पहाड़ी तक पहुंच जाती हैं और वहां बेफिक्र होकर लुढ़कने लगती हैं। गरीबी में रहने के बावजूद दोनों सहेलियां अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चांगपा को मासिक धर्म शुरू हो चुका था, यानी अब वो बड़ी हो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से क्रिस्पी फ्लावर की मां पर और आर्थिक बोझ पड़े, इसलिए उसने मुंबई के रेड लाइट इलाके में जाकर खुद कमाने का फैसला किया। क्रिस्पी फ्लावर को समझ नहीं आता कि उसकी सहेली ऐसा फैसला क्यों ले रही है, लेकिन काफी समझाने के बाद चांगपा मानव तस्कर झूला के ट्रक में बैठ जाती है और मुंबई के लिए निकल जाती है। 2 साल बाद वही ट्रक क्रिस्पी फ्लावर को भी मुंबई ले जाता है। इस बार वजह बेहद खौफनाक थी। क्रिस्पी फ्लावर ने उस हवसी बूढ़े आदमी की हत्या कर दी थी और उसके गुंडे बेटे से बचकर भाग रही थी। क्रिस्पी फ्लावर तो किसी तरह बच निकलती है, लेकिन उसकी मां को गुंडे पकड़ लेते हैं। मां क्रिस्पी फ्लावर के बारे में कोई जानकारी देने से साफ इनकार कर देती है। गुस्से में वो गुंडा उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। इसके बाद वो झूला से संपर्क करता है। मुंबई पहुंचने के बाद क्रिस्पी फ्लावर की जिंदगी नर्क बन जाती है। उसे रोजाना दर्जनों ग्राहकों के पास भेजा जाता है और उसके साथ लगातार मारपीट भी होती है। पुलिस के एक ऑपरेशन में जब उसे वहां से बचाया जाता है, तब भी क्रिस्पी फ्लावर उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। वो सफेद टोपी वाले आदमी से बार बार किसी दूसरे ठिकाने पर काम दिलाने की गुहार लगाती है। सफेद टोपी वाला आदमी सच में क्रिस्पी फ्लावर को पसंद करता था, लेकिन उसका प्यार सिर्फ शारीरिक नहीं था। उसने उसके साथ इतने साल बिताए थे कि उसके मन में उसके लिए सच्ची भावनाएं थीं। फिर भी क्रिस्पी फ्लावर की जिद के आगे वो आखिरकार उसे लेइशा के ठिकाने पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन क्रिस्पी फ्लावर गायब हो जाती है। सफेद टोपी वाला आदमी मेज पर रखा एक छोटा सा खत देखता है और उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। उसे समझ आता है कि क्रिस्पी फ्लावर बिना बताए नहीं गई थी। वो बस अपनी बचपन की सहेली चांगपा से आखिरी बार मिलना चाहती थी। लेकिन जब वो चांगपा के ठिकाने पर पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चांगपा की शादी हो चुकी थी और उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी थी। जमीन पर पड़ा खाली नशीली दवा का डिब्बा और उसके मुंह से निकला सफेद झाग देखकर साफ था कि उसकी मौत ओवरडोज से हुई थी। क्रिस्पी फ्लावर ने भले ही कभी उसे धोखा दिया था, लेकिन चांगपा ने उसे बहुत पहले ही माफ कर दिया था। अपनी बचपन की सहेली को इस हालत में देखकर क्रिस्पी फ्लावर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन अब खुद क्रिस्पी फ्लावर की जान भी खतरे में थी। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद हबीबा को पता चलता है कि क्रिस्पी फ्लावर गायब है। पुराने घटनाक्रम को जोड़ते ही उसे शक हो जाता है कि अपराधी जुरा भी क्रिस्पी फ्लावर को पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था। फादर के भतीजे की हत्या के मामले में राम को भी उस पर शक था। जूरा किसी भी कीमत पर असली अपराधी क्रिस्पी फ्लावर को ढूंढना चाहता था, ताकि वो खुद को निर्दोष साबित कर सके। इसी बीच कादिर के पुलिस वाले आदमी को लड़कियों की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में क्रिस्पी फ्लावर दिखाई देती है। चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन वो उसकी तस्वीर अपने साथियों को भेज देता है। क्रिस्पी फ्लावर को इन सब खतरों की जरा भी खबर नहीं थी। उधर सफेद टोपी वाला आदमी उसे लेकर लेइशा की फैक्ट्री पहुंचता है। वहां लेइशा खुद को किसी बड़ी बॉस की तरह पेश कर रही थी और नंगे पैर गाना गा रही थी। मुसीबत के समय मां ही सबसे अच्छी होती है। क्रिस्पी फ्लावर को लगता है कि आखिरकार उसे एक सुरक्षित जगह मिल गई है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि लेइशा कादिर की पुरानी दुश्मन थी। यानी क्रिस्पी फ्लावर एक मुसीबत से निकलकर सीधे दूसरी बड़ी मुसीबत में जा चुकी थी और इस बार मौत खुद उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी।